हेलो गाइस, आज के एपिसोड में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में संपूर्ण बातें, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए आवश्यक है, समस्त चीजों को आज विस्तार से आपको बताई जाएगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका इस पर कमांड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आने वाली चौथी यूरोपियन कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, डेनमार्क के मूल निवासियों को डेनिश कहा जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की कंपनी थी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी। इनसे पहले जो भी यूरोपियन कंपनियां भारत आई थी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, तत्पश्चात डच आए और इसके पश्चात अंग्रेज आए। इन सभी का मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार को आगे बढ़ाना। यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या डेनिश कंपनी भी अन्य यूरोपियन कंपनियों की तरह सिर्फ व्यापार से लाभ लेने के लिए यहाँ आई थी या इसके पीछे कोई और कारण थे? तो आइए पहले उन कारणों को समझते हैं जिसके कारण डेनिश कंपनी भारत आई थी। दोस्तों, इस डेनिश कंपनी की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालते हैं। एक डच व्यापारी और औपनिवेशिक प्रशासक अर्थात डचों का जो इलाका दूसरे क्षेत्रों में भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में था, वहां के एक प्रशासक थे मार्सेलियस डी बॉशोवर। नाम याद रखिएगा, मार्सेलियस डी बॉशोवर। इसने यूरोप के अन्य सहयोगी देशों से पुर्तगाल के विरुद्ध सहयोग की चाहत रखी थी और वो चाहते थे कि पुर्तगाल के खिलाफ ये देश हमें सहयोग दें, क्योंकि मालूम है कि पुर्तगाल ने पहले पहुंचकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, खासकर इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप और अन्य क्षेत्र हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो मसालों के व्यापार के लिए अग्रणी था। बॉशोवर ने कूटनीति से काम लेते हुए सहयोगी दलों और दूसरे देशों से व्यापार पर एकाधिकार के वादे किए और अपील की कि वे व्यापार में सहयोगी बने और आगे बढ़ें। पुर्तगाल के विरुद्ध बॉशोवर की इस अपील ने डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, याद रखिएगा, उस वक्त डेनमार्क और नॉर्वे दोनों संयुक्त रूप से एक देश थे और वहां के राजा थे क्रिश्चियन चतुर्थ, उन्हें काफी प्रभावित किया उनकी ये बात, जिसने 1616 ईस्वी में एक चार्टर जारी किया और इसी चार्टर के तहत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। दोस्तों, सबसे पहले डेनमार्क की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें। डेनमार्क यहाँ मौजूद है, इसके दक्षिण में ये जर्मनी है और ये उत्तरी सागर का इलाका है, नॉर्थ सी है। ये नॉर्वे और ये स्वीडन है। एक समय नॉर्वे और डेनमार्क एक देश हुआ करते थे और इसी के राजा थे क्रिश्चियन चतुर्थ, जिसने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। सबसे पहले भारत आने वालों में ये पुर्तगाल है जो सबसे पहले भारत आए। इसके पश्चात डच जो यहाँ पर है ये आए। तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश लोग यहाँ आए। और अब ये चौथे हैं डेनिश यानी डेनमार्क के लोग, जो भारत व्यापार के उद्देश्य से आए। डेनमार्क की इस कंपनी अर्थात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के बीच होने वाले व्यापार पर 12 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा, 12 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सर्वप्रथम डेनिश जहाज जब ये अधिकार उसे मिले तो सबसे पहले डेनिश जहाज 1620 ईस्वी में थारंगमबाड़ी पहुंचा था। ध्यान रखिए, वो जगह थारंगमबाड़ी जो तमिलनाडु में तंजावुर जिले में मौजूद है। तो तंजावुर जो तमिलनाडु में है, इस साम्राज्य के शासक थे रघुनाथ नायक। उसने इस डेनिश कंपनी का या इस डेनिश काफिले का स्वागत किया और उनके साथ एक व्यापारिक समझौता भी किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री तंजावुर जिले के ट्रैंकोवाड़ में स्थापित की थी। याद रखिएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो तंजावुर जिले के ट्रैंकोवाड़ में स्थापित की गई थी 1620 ईस्वी में। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके पश्चात दूसरी डेनिश कंपनी की स्थापना 1625 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में हुई, जो आंध्र प्रदेश का तटीय सेक्शन है। इसे ज्योग्राफिकल रूप से आप समझिए, यहाँ पर यह तंजावुर जिले का ट्रैंकोवाड़ है और ये मुसलीपट्टनम है। तो ये दो जगह आरंभिक फैक्ट्री थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। दोस्तों, 1706 ईस्वी में डेनमार्क नॉर्वे के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ, इस वक्त जो डेनमार्क नॉर्वे के राजा हैं वे हैं फ्रेडरिक चतुर्थ, उसने भारत में पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी हेनरिक प्लूसाउ और बार्थोलोमियस जिगेनबाल्ग के नेतृत्व में भेजा था। याद रहे कि ईसाई धर्म के अंतर्गत दो मुख्य संप्रदाय हैं, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो जो फ्रेडरिक चतुर्थ थे वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानते थे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट मिशनरी किनके नेतृत्व में, हेनरिक प्लूसाउ और बार्थोलोमियस जिगेनबाल्ग, इन दोनों के नेतृत्व में भारत भेजा था।
इस प्रोटेस्टेंट मिशनरी का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को ईसाई धर्म से जोड़ना अथवा उसका धर्मांतरण कराना। भारत में अपने विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 1755 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपनी पहुंच बनाई और इस द्वीप समूह को मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए, गन्ने, कपास आदि उत्पादित करने के लिए, तंबाकू के उत्पादन के लिए उस क्षेत्र को उन्होंने चुना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना एक फैक्ट्री लगाई, वहां पर भी उन्होंने अपना एक केंद्र बनाया। 1755 ईस्वी में इस कंपनी ने अपना फैलाव बंगाल की ओर किया। उस वक्त बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां। उसे इस कंपनी यानी डेनिस कंपनी ने 50,000 रुपये नकद दिए और बदले में श्रीरामपुर अथवा श्रीरामपुर में फैक्ट्री स्थापित की और अकना, जो पश्चिम बंगाल में एक स्थल है, वहां पर बंदरगाह निर्माण के लिए 57 बीघे जमीन प्राप्त किए। दोस्तों 1772 से लेकर 1807 ईस्वी के बीच का जो समय है, यह समय भारत में डेनिसों का यानी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वर्ण युग कहलाता है। इस समय इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश इसी समय यूरोप में नेपोलियन युद्ध भी आरंभ हो जाते हैं और यह युद्ध 1803 से 1815 के बीच चलती है यूरोप में। अब इसका परिणाम यह होता है कि भारत में अब अंग्रेजों ने डेनिस जहाज़ों पर हमला आरंभ कर दिया था और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया था। डेनिस बस्तियों पर उसने कब्जा कर लिया, अर्थात अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। भारत में डेनिस यानी डेनमार्क की इस कंपनी की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। अंततः डेनमार्क द्वारा 1839 में श्रीरामपुर जो बंगाल में थे उसे, और फिर 1845 ईस्वी में ट्रैंकुवर जो तमिलनाडु में था उसे, इन दोनों स्थलों को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया और इस तरह भारत में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह समाप्त हो गई। दोस्तों अब ध्यान दें भारत आने वाली अगली कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे बाद में आने वाली यूरोपियन कंपनी थी। सबसे पहले इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों आरंभ में फ्रांसीसी कंपनी, जिसकी स्थापना 1611 में हुई थी, याद रखिएगा शुरुआत में 1611 में हुई थी, वो मुख्य रूप से मेडागास्कर जैसा कि मालूम है एक द्वीप है, वो हिंद महासागर में जो अफ्रीका का एक अंग है, अफ्रीकी महादेश में ये पड़ता है। इसकी स्थिति आप यहाँ पर देखिए, ये मेडागास्कर है और इसका जो प्रारंभ में उद्देश्य था वो इसी द्वीप पर उपनिवेश बनाने की थी, किंतु इसमें वे असफल रहे, ऐसा वे नहीं कर सके। इसके पश्चात फ्रांस के एक मंत्री रिशालू अथवा रिशलो, उसने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1642 में 3 कंपनियों की स्थापना की, किंतु यह तीनों ही असफल रही। एक नज़र फ्रांस की भौगोलिक स्थिति पर डालें। फ्रांस ये मौजूद है, फ्रांस के पश्चिम में इस तरफ अटलांटिक महासागर, ठीक इसके उत्तर में ये इंग्लिश चैनल है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में मौजूद है। यहाँ पे नॉर्थ सी उत्तरी सागर है। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में ये मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर मौजूद है और इसके दक्षिण पश्चिम की ओर स्पेन मौजूद है। दक्षिण पूर्व की ओर बात करें तो यहाँ इटली है और स्विट्जरलैंड है। पूर्व डायरेक्शन में जर्मनी, लग्जमबर्ग और बेल्जियम इसके पड़ोसी राष्ट्र है। यानी पश्चिमी यूरोप में फ्रांस एक बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। अब इस फ्रांस की भी जरूरत थी अपने विदेश व्यापार को बढ़ाना, तो अब सबसे बाद में फ्रांस यूरोप से बाहर निकलते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। दोस्तों रिशलू द्वारा स्थापित जब तीनों फ्रांसीसी कंपनियां असफल रही, इसके पश्चात फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, यहां से तथ्यों को आप अब ध्यान रखेंगे कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उनके मंत्री थे कोलबर्ट। उनके प्रयासों से 1664 ईस्वी में 1664 एडी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, पूर्व में स्थापित उन तीनों कंपनियों को आपस में विलय करके। यानी पूर्व में जो 3 कंपनियां असफल रही थी उन्हीं तीनों को आपस में मर्ज कर दी गई और एक नई कंपनी स्थापित होती है 1664 में, जिसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब यही कंपनी भारत व्यापार के लिए आती है। यह फ्रेंच कंपनी द एंड ओरिएंटल के नाम से जानी जाती थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी क्योंकि इस कंपनी पर फ्रांस की सरकार का नियंत्रण था। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इसका गठन फ्रांस की सरकार के द्वारा हुआ था और इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी, इसलिए एक तरह से यह सरकारी कंपनी थी जो फ्रांस की थी। 1664 में जब यह कंपनी स्थापित हुई तब इस कंपनी का पहला बेड़ा यानी पहला जहाजी बेड़ा मेडागास्कर द्वीप पहुंचा था। जो मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में ये मौजूद है।
दूसरा बेरा 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांस से भारत के लिए चला। देखिए, ये जब कंपनी स्थापित हुई तब इसका जो दूसरा जहाज़ों का बेरा था वो 1667 में फ्रांस से चला था। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में वो भारत के लिए चला था। भारत पहुंचकर फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना फ्रैंको कैरो के ही नेतृत्व में 1668 में सूरत में स्थापित की थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली कोठी या पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना या पहला केंद्र 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित होती है फ्रैंको कैरो के द्वारा। इसके बाद फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी कोठी नेक्स्ट ईयर ही 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की, जो आंध्र प्रदेश का तटीय सेक्शन है, इसे आप जानते हैं। अब फिर 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक थे फ्रैंको मार्टिन। उसने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त किया और वहां एक फ्रांसीसी बस्ती बसाई जो पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। और आज इसी पांडिचेरी को हम पुद्दुचेरी कहते हैं, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है। यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखेंगे कि फ्रैंको मार्टिन ने ही पांडिचेरी की नींव डाली या पांडिचेरी नगर को बसाया। कब? 1673 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस फ्रेंच बस्ती का यानी पांडिचेरी का गवर्नर बना। 1674 ईस्वी में ही बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां, याद रखिएगा शाइस्ता खां 1674 में बंगाल के सूबेदार हैं, उसने फ्रांसीसियों को एक जगह प्रदान की थी और इसी जगह पर जहां पर शाइस्ता खां ने उसे प्रदान की थी 1690-92 के बीच चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई थी। 1693 ईस्वी में डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर अधिकार कर लिया, यानी अब पांडिचेरी डचों के हाथ में चला गया। किंतु 1697 ईस्वी में एक रिजविक समझौता संपन्न हुआ। रिजविक नीदरलैंड में एक शहर है, वहीं पर एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत अब डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस कर दिया। यहाँ ये तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि पांडिचेरी पर डचों ने कब अधिकार किया? तो 1693 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को लौटाया? तो 1697 ईस्वी के रिजविक समझौते के द्वारा। ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य, इसे ध्यान में रखेंगे। फ्रैंको मार्टिन 1706 ईस्वी तक पांडिचेरी का गवर्नर रहा था। दोस्तों, इस समय पांडिचेरी की जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, करीब 40,000 तक पहुंच गई थी, जबकि कलकत्ता उसकी जनसंख्या उस समय 22,000 ही थी। 1701 ईस्वी में यानी 18वीं शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभिक वर्ष में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन भारत में फ्रांसीसी मामलों के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाए गए। 1721 ईस्वी में 1721 एडी में फ्रांसीसियों ने हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप समूह पर कब्जा जमाया। इसके पश्चात 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट, जो केरल का तटीय सेक्शन है, वहां पर माही, और फिर 1739 ईस्वी में कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु का जो तटीय सेक्शन है, वहां पर कराईकल में फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाई और अपनी बस्ती बसाई। दो क्षेत्र याद रखिएगा, पश्चिमी तट यानी केरल के मालाबार तट पर माही और पूर्व दिशा में कोरोमंडल तट पर कराईकल जो तमिलनाडु में है। इन दोनों स्थलों पर फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया और अपनी बस्ती बसाई। दोस्तों, अब यहां से आप समझें कि फ्रांसीसी कंपनी की भारत में क्या नीति थी। जैसा कि मालूम है कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, फ्रांस के सरकार के द्वारा वो नियंत्रित थी। जब वो भारत में आई तो भारत में फ्रांसीसी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए देसी शासकों से महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखना वो चाहते थे। जब मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तो फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार की सहायता की और मराठों को परास्त किया। इससे क्या फायदे हुए? इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब मुगल सम्राट और कर्नाटक के नवाब दोनों फ्रांसीसियों के हिमायती बन गए, उनके प्रशंसक बन गए। फ्रांसीसी कंपनी के प्रधान जो ड्यूमा कहलाते थे, उन्हें दुमास भी कहा जाता था। दोस्तों, यहां ध्यान रखेंगे, ड्यूमा रूस की संसद का भी नाम है। तो ये जो ड्यूमा है, यहां पर फ्रांस की कंपनी के जो हेड थे, जो प्रधान थे, उसे कहा जाता था। ठीक है ना। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर, यानी ड्यूमा के कार्यों से प्रसन्न होकर सम्राट यानी मुगल सम्राट ने उसे नवाब का खिताब यानी उपाधि दी और 2000 मनसब भी प्रदान किया था। इससे कर्नाटक पर फ्रांसीसियों का प्रभाव काफी बढ़ गया और पांडिचेरी पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया।
इसी बीच यूरोप में फ्रांस और नीदरलैंड के मध्य होने वाले युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत में भी डचों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। इस संघर्ष में फ्रांसीसियों ने डचों के कब्जे से सेंट थॉम को छीन लिया तो तिरुचिरापल्ली उसके हाथ से निकल गया। इस पर डचों ने अधिकार कर लिया। बाद में सेंट थॉम और पांडिचेरी दोनों ही फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गए। बाद में पांडिचेरी तो फ्रांसीसियों को वापस मिल गई, किंतु इन संघर्षों में फ्रांसीसियों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। 1720 ईस्वी के बाद फ्रांस की सरकार के प्रयत्नों से कंपनी की स्थिति में सुधार आना आरंभ हुआ और उसका व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। दोस्तों, इस समय याद रखेंगे कि तंबाकू यानी टोबैको के व्यापार में फ्रांसीसी कंपनी का एकाधिपत्य कायम हो गया था। उसका एकाधिकार हो गया था तंबाकू के व्यापार पर। ध्यान रखिएगा कि 1740 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की तरह भारत की राजनीतिक अव्यवस्था से लाभ उठाकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की योजना बनाई। इस उग्रगामी नीति जो फ्रांस ने अब अख्तियार की, फ्रांस की कंपनी ने, इसका परिणाम था कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता काफी बढ़ गई। कर्नाटक के 3 युद्धों, याद रखें जो आगे अब चर्चा होगी, कर्नाटक के 3 युद्धों में फ्रांसीसी पराजित हुए और भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में बेहद सरल और आसान शब्दों में पूरी बात आपको बताई गई। कहीं किसी बिंदु पर अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो और मॉडर्न हिस्ट्री संबंधी यह सीरीज आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट एपिसोड अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष पर आधारित होंगे। उसमें 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में बताई जाएगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका पूरी तरह कमांड होगा मॉडर्न हिस्ट्री पर, मैं आपको गारंटी देता हूं। और इससे अधिक तो आपको पढ़ना ही नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है यहाँ पर। दोस्तों, और मैं कहना चाहूँगा, अगर करंट अफेयर से संबंधित आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल नोबल करंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर ये आपको पूरा एपिसोड पसंद आ रहे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि सभी वीडियोस जो हमारे नए आए उसके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।